So let's get started with our one of the new brand topic DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो आखिरकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डिस्कवर किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस लिए यूज हुआ है, भाई ये सारे के सारे उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो भाई आराम से बैठे रहिए, टिका के बैठिए। स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले टॉपिक में घुसने से पहले यही समझ लेते हैं भाई कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिरकार होता क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम दो एक्सप्रेस डीएनए को दो इंडिविजुअल्स के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीएनए आखिरकार किस इंडिविजुअल का है या फिर ये डीएनए किस इंडिविजुअल से बिलोंग करता है। सिंपल भाषा में बोलना चाहो तो दो डीएनए की एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। करेक्ट वर्ड यूज किया मैंने, कंपेयर। तो दो डीएनए को कंपेयर किया जा सकता है इजीली बाय दिस मेथड दैट इज said to be a DNA fingerprinting, जिसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो फाइनली DNA फिंगरप्रिंटिंग को डॉक्टर एलिस जेफरी ने डेवलप किया था। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में से हैं। जनरली ये एक धोखे से हुआ था, ऐसा आप बोल सकते हो। ये उन्होंने वो मार्कर डीएनए की स्टडी कर रहे थे जो कि इनहेरिटेंस कॉज करता है, मतलब वेरिएशंस या फिर एक पेरेंटियल कैरेक्टर को किसमें ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेट करता है, तो उसकी स्टडी कर रहे थे डीएनए मार्कर्स की। बट उसी डीएनए मार्कर्स के कारण ही उनको इस टेक्निक के बारे में भी मालूम चला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि दो डीएनए को इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू, VNTR। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आखिरकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ लिया हमने क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डेवलप किया, कैसे डेवलप किया, ये हो गया। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिरकार क्या क्या इसके सीक्वेंसेस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट साइलेंस, एक बार साइलेंस क्लियर पढ़ लेते हैं, साइलेंस पॉइंट सारे के सारे कवर कर लेते हैं। इसके बाद पूरा मेथड किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो भी स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करूं, चलो। तो सबसे पहले आता है फिंगरप्रिंटिंग। तो अब इसका मेन मेथड, मेन एम डीएनए का क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन एम। अगर मेन एम की बात की जाए तो इसका मेन एम एक तरीके से दो डीएनए को कंपेयर करना है, सबसे मेन एम। बट इसको आइडेंटिफाई करने का ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये कितना जल्दी दो इंडिविजुअल्स के एम्स को, दो इंडिविजुअल्स को डीएनए को कंपेयर कर सकता है। तो मेनली ये डिपेंड करता है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। हर एक डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है, REPETITIV, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस या फिर रिपीटेटिव डीएनए बोल सकते हो, ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस। तो इस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को हमें आइडेंटिफाई करना होता है इस पूरे के पूरे मेथड में, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिरकार रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस के ऊपर क्या किस तरह से काम करता है, ये आता है मन में। तो भाई देखो, ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब इसके बाद जस्ट हम टॉपिक एक पढ़ेंगे क्या कि किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। उससे पहले इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं। और ये फाइनली जो हमारे पास रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ये क्या होता है, देखो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस यानी डीएनए की फ्रेम में कुछ यूनिट्स होती हैं जो लगातार कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के बाद रिपीट करती हैं। रिपीट करने का मतलब है कि जैसे यहां पास 5-6 हो गए डीएनए के जहां रिपीट नहीं की, इसके बाद कुछ सीक्वेंसेस आएंगे जहां पास वो यूनिट रिपीट करेगी, ये यूनिट रिपीट करेंगी और ये लगातार पूरे के पूरे डीएनए के सीक्वेंसेस पे रिपीट करते रहती है। और हाँ, ये हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है, ठीक, हर एक इंडिविजुअल्स में डिफरेंट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं और इसी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की रिपीटिंग सीक्वेंस को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है
ठीक, यही होता है मेन एम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। चलो आइडेंटिफाई कर लिया हमने रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। अब डीएनए सीक्वेंस जो हमने रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को अब हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने का मतलब है, ये कैसे कलेक्ट होता है ये आता है दिमाग में भाई, कि अब सामान तो है नहीं कि भाई गेहूं और चावल एक साथ मिक्स हो गए तो हम गेहूं को अलग कर दिए, चावल अलग कर, ऐसा तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो इतनी छोटी चीजें है कि इसे हम हाथ से भी नहीं पकड़ सकते हैं, देख नहीं सकते तो पकड़ क्या सकते भाई, ऐसा है। चलो, तो इसका यहाँ मेन हम किस बेसिस पे करते हैं, यहाँ हम डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे करते हैं। कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट, CENTRIFUGA, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ये सारी की सारी चीजों को अलग करने के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, मेनली ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है एक एम पे दैट ये हर एक डीएनए के सीक्वेंस का अलग अलग, हर एक सीक्वेंस का अलग अलग डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। अब जैसे ही हम जिसका डेंसिटी ग्रेडियंस ज्यादा होता है वो सारे डेंसिटी ग्रेडियंट्स को हम अलग से रिमूव कर लेते हैं, ए मान लो उसको रिमूव कर लिया, और जिसका कम होता है उसे बी में रिमूव कर लेते हैं। क्लियर, ए में रिमूव कर लेते हैं और दूसरे को बी में रिमूव कर लेते हैं। अब जो हमारे पास जिसका रिपीटेटिव मान लो ए कौन सा हो जाएगा, ए वो वाले हो गए जिनका ग्रेडियंट मतलब जिनका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, डेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट है क्या है, ज्यादा है, हाई है। ठीक है, उन सबको हम ए के अंदर कैटेगरी में रख लिए, ऐसा एज्यूम करो, ऐसा होता नहीं है पर ऐसा एज्यूम ए में कंपेयर कर लिए, और जो बहुत कम है जिनका पोटेंशियल, जिनका ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट बहुत कम आया, या फिर वो बहुत मतलब ये एक लेवल शो करते हैं, एक पीक वैल्यू शो करते हैं, तो इनकी पीक वैल्यू ना बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, कौन से की हाई होती है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की, REPETATI रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की क्या पीक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, और वहीं जो सेकंड आ जाते हैं जिनकी पीक वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है उसे हम सेकंड क्लास में रख देते हैं, जिसे हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, SATERLITE सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, सैटेलाइट डीएनए। अब जितने भी सैटेलाइट डीएनएज हैं उसे हम ऐसे सैटेलाइट डीएनएज कौन से होते हैं, सैटेलाइट डीएनएज ऐसे डीएनएज होते हैं जिनकी पीक वैल्यू या फिर जिनकी डेंसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत ही कम आती है। ठीक है, उनका लेवल बहुत कम शो होता है, उसे हम अलग से। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए मिले भाई यही काम करेंगे अपने आगे के प्रोसेस में। और जो सैटेलाइट डीएनएज मिले, ये सैटेलाइट डीएनएज भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि ये हो गया माइक्रो सैटेलाइट्स हो गया, मिनी सैटेलाइट हो गया, एक्सेट्रा। तो ये माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स और जो डिफरेंट और भी हैं, तो वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मतलब वो ऐसा किस तरह से डिवीजन हो गया। अगर देखो डिवीजन की अगर बात करेंगे तो मेनली ये किसके सीक्वेंस के बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स के बेसिस पे होता है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम या तो उसे माइक्रो सैटेलाइट्स में रख देते हैं या तो मिनी सैटेलाइट्स में रख देते हैं। ये डिफरेंट आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक, माइक्रो में रखेंगे कि मिनी में रखेंगे या फिर आएगा में, ठीक, तो ये डिफरेंट आ जाते हैं, ये बहुत मतलब। तो ये जो अपने पास सैटेलाइट्स डीएनए आए, अब इन्हीं का हम फर्दर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, एक बार वीडियो चेक कर ले तो सही है, वॉइस क्वालिटी सही है, ओके। चलो आगे, अब ये जो अपने पास सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनएज हैं, अब इसी सैटेलाइट डीएनए की मतलब यही सारे के सारे जो अपने पास सीक्वेंसेस हैं, अब ये जो सीक्वेंसेस हैं ये बार बार अपने पास एक इंपॉर्टेंट आइडिया शो कर देते हैं। क्या इंपॉर्टेंट, बार बार एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब हाइब्रिड स्टेज में ये पॉलीमॉर्फिज्म की स्टेट शो करते हैं। ठीक,
चलो, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया भाई। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म यानी सिंपल समझ सकते हो कि वेरिएशन एट अ जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पे थोड़ा वेरिएशन होना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहला जाएगा। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों यूज किया गया? देखो, अब देखो अपने पास जो इनहेरिटेबल चेंजेस आते हैं, मतलब यहां पास जो अपने पास दो चीजें बनी थी, एक तो क्या बना था, बल्क बना था, ठीक है, बल्क डीएनए, ठीक है, बल्क डीएनए बना था, और दूसरा क्या बना था, एक सैटेलाइट डीएनए बना था। बल्क डीएनए मेजर पिक फॉर्मेशन कर रहे थे, और जो हमारे पास सैटेलाइट डीएनए हैं वो माइनर पिक डेवलप कर रहे थे। और ये जो माइनर पिक जो सीक्वेंसेस डेवलप कर रहे हैं, यही बेसिक बनते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। कैसे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बेसिक बनने का मतलब है कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फर्दर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस करते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हो जाता है एक कॉन्सेप्ट दैट इट्स ट्रांसफॉर्म, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक स्मॉल चेंजेस रहता है डीएनए के फ्रेम में, एक स्मॉल चेंजेस रहता है जो एक इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। तो ये हर एक कैरेक्टर्स क्या रहता है, डिफर भी करता है। किस कारण से डिफर करता है? म्यूटेशन के कारण से डिफर करता है, और यही म्यूटेशन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है, जो कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब भाई आपको इतना सारा चीजें एक साथ बता दिया भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट समझ के चले हो अभी तक, वही सिर्फ यहां तक पढ़ो, ठीक है। जो सैटेलाइट डीएनए हैं, सैटेलाइट डीएनए माइक्रो में डेवलप है, या फिर मिनी में, बहुत सारे सेक्टर होते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस है, सेगमेंट्स के ऊपर बेस है, या फिर किस तरह से ये हाइब्रिड्स फॉर्मेशन करते हैं, इसके ऊपर के बेस है। पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से शो करते हैं, ये सारे को। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म अपने पास बना, पॉलीमॉर्फिज्म एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। यही पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके हम फर्दर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, PHISM, मॉर्फिज्म, ठीक। पॉलीमॉर्फिज्म या फिर सिंपल समझ सकते हो एक वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। अब यही वेरिएशंस को हम एक्लुमिनेट करते हैं, मतलब उसकी स्टोरीज को कलेक्ट करते हैं, और यही जो डीएनए मैंने बनाया था उसमें स्मॉल स्मॉल रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को डेवलप करते हैं, और उसी रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी आइडेंटिफाइड रिपीटेटिव सीक्वेंस को फर्दर यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हाँ भाई ये वाला डीएनए यहां पास मुझे पाया गया। अच्छा, मेरे पास एक देखो क्राइम सीक्वेंस वाले क्या करते हैं, सीआईडी वाले हो गए, बहुत सारे हो गए, सीबीआई, मतलब सीबीआई वाले नहीं भाई, ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो क्रिएट करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उनके कोई एक हेयर ही मिल गया, हेयर का एक बाल मिल गया, ठीक है, तो हर एक हेयर का बाल हो, चाहे आपकी नाखून हो, नेल्स हो, स्किन हो, कुछ भी हो, आपका डीएनए और उसका एक छोटे से पार्ट का डीएनए मैच कर जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जनरली उन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस बोलते हैं। अब यही रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हर जगह तो सेम नहीं रहेगा, मतलब आपके डीएनए में कहीं कहीं अलग रहेगा, और ये दो इंडिविजुअल्स का कभी सेम नहीं रहेगा। तो वो आपके हेयर से मालूम चल जाएगा कि भाई तू, अच्छा वहां चोरी हुई थी, तू अच्छा तू गया था क्या, क्योंकि तेरा डीएनए का सीक्वेंस और तेरे जो वहां बाल पाया गया फॉरेंसिक रिपोर्ट में, उसका पूरा का पूरा सेम आ रहा है, मतलब तूने ही वहां चोरी किया, ऐसा भाई, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से होते हैं, तो एक इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और किस तरह से कॉन्सेप्ट पूरा रिलेट करते हैं फॉरेंसिक वाले, उसको भी समझते हैं। देखो, चलो हो गया। अब देखो क्या होता है पूरा का पूरा स्टोरी। एक इसी तरह का एक केस लेके बात कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, एक क्राइम रिपोर्ट, एक क्राइम, मान लो कि आप अभी एज्यूम करो कि आप फोरेंसिक डॉक्टर हो, ठीक है, फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। उस फोरेंसिक रिपोर्ट में आपको क्या दिया गया है, एक इंसान के हेयर का सीक्वेंस दे दिया गया है, ठीक है, क्रोमोसोम का सीक्वेंस आपको वहां पास से, डीएनए के फ्रेम का सीक्वेंस आपको उस हेयर से आपने आइसोलेट कर लिया। तो पूरा का पूरा मेथड समझते हैं आखिरकार क्या होगा। सबसे पहले तो आपके पास जो भी चीज है, जो भी आपके पास
एक ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिला है आपको, और मान लो मेरे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, मुझे लग रहा है ए भी चोर हो सकता है, बी भी चोर हो सकता है, ठीक है। तो मैं उन दोनों से क्या किया, उनका बोला कि भाई तुम लोग आके अपना डीएनए टेस्ट करा जाओ। तो दोनों ने क्या किया, डीएनए टेस्ट के लिए अपनी रिपोर्ट्स दे दी। मैंने उनके ये हेयर के ही बाल ले लिया, या फिर बोल लो तो, या फिर स्किन ले लिया, या फिर थोड़ा बहुत कहीं से कुछ ले लिया, उनके शरीर का ही पार्ट ले लिया, ठीक है। उससे मैंने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। सबसे पहले मैं उससे, सबसे पहला मेथड होता है कि आप क्या करो, डीएनए को लो, ठीक। आप तो सबसे पहले कलेक्ट करो वो चीज जिससे आप डीएनए आइसोलेट करना चाहते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है आइसोलेशन। पहले तो आपको वो सस्पेक्ट कलेक्ट करना पड़ेगा, सस्पेक्ट कलेक्ट करने के बाद उसमें से डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। उस डीएनए आइसोलेटेड डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना लो पीसीआर से, ठीक है। पीसीआर से क्यों यूज किया जाता है, पीसीआर यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर से हम बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, ये मेथड होता है बहुत सारी कॉपी, बोल रहा ना, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इससे पॉलीमर चेन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिससे हमारे पास जो भी डीएनए सीक्वेंसेस दिए गए, या एमआरएनए दिया हो या डीएनए दिया हो या कुछ भी दिया हो, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, उसकी हम बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। कॉपीज बनाने से क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कि अगर मान लो मैं बेसिंग कर रहा था और ये पहला वाला मैंने एक ही ठोक लिया है, ठीक है, मैंने उसका पीसीआर से कुछ रिएक्शन नहीं कराया है, ठीक, तो मेरे पास ये अचानक से कर रहा था, कहीं कुछ केमिकल्स की वजह से ये बर्बाद हो गया, अब मेरे को फिर से कलेक्ट करना पड़े, ये सारा कांड ना हो, इसीलिए हम पीसीआर यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किया, डीएनए पहले तो एक सस्पेक्ट लिया, सस्पेक्ट कलेक्ट किया, सस्पेक्ट कर लेने के बाद उसका डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसका पीसीआर करा दिया, पीसीआर यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब पीसीआर कराने के बाद जो मेरे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आए, ठीक है, मेनली यहाँ इससे पीसीआर करने से पहले एक और मेथड है, ठीक है ना, इसको पहले इसको समझना फिर पीसीआर करना, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं, ऐसा भी करोगे तो ठीक है, पर इससे आपको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आपको डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक यहाँ बीच में आ जाते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है। पहले तो डीएनए को कलेक्ट करो, डीएनए को आइसोलेट करो, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसके फ्रैगमेंट्स क्रिएट करो। फ्रैगमेंट्स मतलब उसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में कवर करो। अब ये दोनों प्रोसेस को करने के लिए, एक तो आइसोलेशन प्रोसेस करने के लिए और एक फ्रैगमेंट से क्रिएट करने के प्रोसेस के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक चीज क्या है, एक चीज मेरे को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोल सकते हो, दोनों। एंडोन्यूक्लियस बोलो एंजाइम, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलो, दोनों एक ही है। ये दोनों क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दोनों का साइंटिफिक नेम है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करती है, कटिंग करने को मदद करती है। अभी अपने को चाहिए क्या, अभी अपने को, जैसे मेरे पास एक डीएनए, ठीक है, ये सेल हो गया, अब इस सेल में से मेरे को इस डीएनए के पैटर्न्स में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को ही काटना है, क्योंकि मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वही स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए जो मुझे जरूरत है, बाकी पूरा डीएनए मेरा कोई काम का नहीं। जो सीक्वेंस हर एक इंडिविजुअल में एक रिपीटेटिव सीक्वेंस के बाद रिपीट हो रहे हैं, उसे सारे सीक्वेंस को जो हर एक इंडिविजुअल्स में अलग अलग है, उन्हीं को मेरे को आइसोलेट कर रहे हैं। अब उसको आइसोलेट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। आप जिस कारण से इसको यूज करोगे, मतलब भाई कि हर एक एंजाइम्स हर एक पार्ट को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कई एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ के पार्ट को कट करेंगे, शुरू से स्टार्ट कर देंगे कट करना, कई रहती हैं साइड से स्टार्ट, मतलब बीच से कहीं, और कई रहते हैं कि कुछ बेसिस को छोड़ने के बाद फिर कुछ बेसिस को कट करेंगी, ऐसा। तो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो मेरे को क्या, इस स्पेसिफिक पार्ट को कट करना है, तो इस स्पेसिफिक पार्ट का मैं एंजाइम यूज करूंगा, ताकि ये जहां पास भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स में मेरे को ऐसा पार्ट दिखे, वहां को उसको कट कर दे। तो मैं क्या कर दूंगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का इस्तेमाल करूंगा, या फिर इसी के नीचे लिख सकते हो आप रिस्ट्रिक्शन, RECTRECTION, रिस्ट्रिक्शन
एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने पास मिला, उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से हमने डीएनए के उस फ्रेगमेंट्स को कट किया। अब डीएनए के उस पार्ट को कट करने के बाद फाइनली मैं क्या करूंगा, इस फ्रेगमेंट को कट, अब उस फ्रेगमेंट को भी, जैसे मेरे को इतना पार्ट मिल गया, इस डीएनए का इतना पार्ट मिल गया, तो ये पार्ट में से भी अभी मुझे कुछ ही सीक्वेंसेस चाहिए, बाकी और सीक्वेंसेस में भी बर्बाद रहेंगे, ठीक है। तो उस बर्बाद सीक्वेंसेस को भी मैं अलग अलग फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकता हूं। फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल करते हैं, ELECTROPHORESIS, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इलेक्ट्रिकल, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इन फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करते हैं। ऐसा कैसे होता है? देखो, ये वाला ना आप बायोटेक में पढ़ोगे, जस्ट इसके बाद तो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के बाद मैं बायोटेक में डायरेक्ट कूद जाऊंगा, ठीक है। बीच वाले स्ट्रेटेजी फूड इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर्स को रिमूव कर देंगे, पहले ये सारे के सारे डीएनए वाले कवर कर लेंगे, जेनेटिक्स वाले, फिर जाके उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में हम उस एक इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के कारण डिफरेंट बेसिस का डिफरेंट ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी साइज के हिसाब से, एज आपको मालूम है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हाँ, तो एज एक साइड में पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरे साइड में नेगेटिव। अब इधर साइड से जो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो धीरे 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 करके नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागने लगते हैं। अब जैसे वो भागना चालू कर देते हैं तब हमें मालूम चल जाता है कि हाँ, ये वाला फ्रेगमेंट्स का इतना चार्ज है, तो अच्छा इसका साइज इतना है, तो इससे डिफरेंट साइज के अपने को अलग हो जाता है। मतलब ये कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह का अपने पास प्लेट रहता है, इधर साइड हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर चालू कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद इधर मेरे को क्या होता है, डिफरेंट इस तरह से कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स टूट के आगे भागने लगती हैं। ये जो सबसे छोटी रहेंगी वो सबसे आगे रहेंगी, जो सबसे बड़ी रहेंगी वो थोड़ा पीछे रहेंगी, और ये पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचना चालू कर देंगी। ये कुछ इस तरह से सेटअप है। एक स्क्रीन पे आपको उसका इमेज दिख रहा होगा, कंप्लीटली वो इमेज है, ठीक। तो चलो, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके हम इसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वही अपने को स्मॉल फ्रेगमेंट्स चाहिए। अब स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो अपने पास मिले उसका पीसीआर रिएक्शन करा दो। पीसीआर रिएक्शन यहाँ क्या होता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। अब कॉपीज बनाने के बाद फाइनली हम उसकी ऑडियो रेडियोग्राफी मेथड इस्तेमाल करते हैं। मतलब उससे पहले एक और VNTR, ठीक है, VNTR मेथड अप्लाई करते हैं। VNTR क्या हो, एक हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो अपने पास फ्रेगमेंट्स कलेक्ट हुआ उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, मतलब उस रिलेटेड सीक्वेंस के साथ मैचिंग कराते हैं, ठीक है। VNTR का इस्तेमाल करके, VNTR यानी क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंड्रम्स रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंड्रम्स रिपीट्स मतलब वही ऐसे सीक्वेंस जो हमने कलेक्ट किया है, वो डिफरेंट जो अपने पास सस्पेक्ट मिला है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए हम आखिरी मेथड इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑटो रेडियोग्राफी मेथड के इस्तेमाल करने के बाद फाइनली अपने को मालूम चल जाता है कि हाँ, इसका VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंड्रम्स रिपीट्स, यानी इस तरह का सीक्वेंसेस जो रहेंगे हमारे पास वो मैच खा रहे हैं। इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6, और इधर साइड जो अपने पास सस्पेक्ट है, मतलब अपने पास जो पहले से ही है, ठीक है, जो अपने पास पहले से ही क्राइम सीन से मिला हुआ है, 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 और ये 6 मैच कर जाएगा, और दूसरे इंडिविजुअल का यही VNTR कितना रहेगा, 5 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 मान लो, 7 है 8 है, ठीक है। एक का जो अपने को क्राइम सीन से मिला है उसमें 6 VNTR है, और इधर से मतलब सीक्वेंसेस हैं, इसमें भी 6 है और इसमें 8 है। तो इससे आप लोग मालूम चलेगा हाँ भाई ये मैच कर रहा है, अच्छा यही होगा ऐसा, ठीक है। अब देखो
ये तो पूरा थियोरेटिकल नॉलेज हो गया। अब आखिरकार किस तरह से मेथड किया जाता है उसको भी समझते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो फाइनली मशीनरी जो जिस तरह का यूज किया जाता है उसको यूज करते हैं। ठीक, चलो हो गया। अब डेवलप करते हैं पूरा का पूरा मेथड। अब एज्यूम करो कि आपके पास दो इंडिविजुअल्स हैं जिससे आपने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। एक मेरे पास मैं मान लेता हूं ए है, दूसरा मेरे पास बी है। ठीक है, ए से मैंने क्रोमोसोम CHROMOSOME क्रोमोसोम 7 से कलेक्ट किया। ठीक है, आपसे CR सिर्फ लिख दूंगा, समझ जाना क्रोमोसोम है। CR से डेवलप किया, मेरे को क्या मिला, 2 ठोक इस तरह के सीक्वेंसेस मिले क्रोमोसोम के, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इस तरह से मिल गया। अब मैंने क्या लिया, इसी तरह से एक इसमें से क्या है, पेरेंटियल है और एक क्या है, पेरेंटियल है और एक ठोक है जो अभी न्यू फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन हुआ मतलब एक ठोक इसमें से क्या रहता है, एक इसमें से पेरेंटियल क्रोमोसोम रहता है और एक ठोक रहता है मेंटरनल क्रोमोसोम। पेरेंटियल क्रोमोसोम और एक मेंटरनल क्रोमोसोम रहते हैं। पेरेंटियल क्रोमोसोम और मेंटरनल क्रोमोसोम क्या होता है इसके भी समझ लो। देखो, पेरेंटियल क्रोमोसोम्स यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जो पेरेंट्स से अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मिले हों। ठीक है, उस सारे के सारे पेरेंटियल क्रोमोसोम को बोले जाते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे तो कुछ क्रोमोसोम्स या फिर कुछ अपने पास टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में टोटल 23 क्रोमोसोम किसके रहते हैं, मदर्स के रहते हैं, और वहीं प्लस 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फादर के रहते हैं। ठीक है, अब ये 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स फाइनली मिल करके हमारे 46 क्रोमोसोम्स को क्रिएट करते हैं, मतलब एक सेल को क्रिएट करते हैं। अब वो सेल दूसरे सेल में क्रिएट होता है, दूसरा सेल तीसरा से 4 से 8 से 16 से 32 से 64। ठीक, इस तरह से अपना सेल्स डिवीजन होते रहता है। अब तो इसी में एक पेरेंटियल क्रोमोसोम हमेशा कलेक्ट होता है, और क्योंकि आधा तो पेरेंटियल रहेगा और आधा मेंटरनल रहेगा, क्योंकि आधे क्रोमोसोम शुरू में जो क्रोमोसोम रहेगा वो पेरेंटियल क्रोमोसोम ही रहेगा। ठीक है, आधा तो पेरेंटियल रहेगा, आधा तो पेरेंटियल कैरेक्टर, और फर्दर जो अभी न्यू डेवलप हुए हैं वो आ जाएगा अपना मेंटरनल क्रोमोसोम। अभी अपने पास मान लो ये था, एक क्रोमोसोम बनाइए। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स फर्दर 20 से डिवाइड हुआ। क्रोमोसोम्स वैसे तो इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से एकदम स्ट्रिंग टाइप है। चलो ये स्ट्रिंग टाइप है। एक क्रोमोसोम अपने पास ये बना, ये क्रोमोसोम्स 20 से डिवाइड हुआ। फर्दर ये क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम्स मिले और ये 2 क्रोमोसोम्स फिर से 20 से डिवाइड हुए। ठीक है, मैच्योर होके तो ये क्या बना लिए, 2 इंडिविजुअल 2 क्रोमोसोम्स फिर से बना लिए इस तरह से। अब ये 2 क्रोमोसोम्स फिर से 20 से डिवाइड हुए और फिर से क्या बना लिए, 2 और बना लिए। 2 से 2 हैं तो 2 और बना लिए। ठीक है, तो अब इस तरह से डिवीजन होते रहा। तो इसमें क्या, आधा पेरेंटियल है, इधर पास से आधा पेरेंटियल रहेगा और आधा नॉन पेरेंटियल रहेगा, नॉन पेरेंटियल। तो यही है, 2 क्रोमोसोम्स हमेशा डिवाइड होंगे या फिर हमेशा अपने को मिलेंगे, एक पेरेंटियल दूसरा नॉन पेरेंटियल। चलो, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसको रब कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, हाँ, तो इस तरह से मैंने एक क्रोमोसोम 7 किया, इसके बाद क्रोमोसोम 9 कर लिया। चलो ठीक है, ये मान लेता हूं ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस मिले हैं जो कि दोनों इंडिविजुअल्स में एकदम से अलग अलग है। तो ये मेरा कितने कलेक्ट हुआ, मान लेता हूं इसको सी पर से 3 ही कलेक्ट हुए। ठीक है, आप उसी एक पेरेंटियल और एक नॉन पेरेंटियल, ये कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कलेक्ट हुए। इसके बाद क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 11 कलेक्ट कर लेते हैं, 3 कलेक्ट कर लेते हैं क्रोमोसोम। ये लोग 3 क्रोमोसोम कलेक्ट कर लिया मैंने। इसे मान लेता हूं मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 मिले और इसमें मेरे को 3 मिले, इस तरह से।
अब सस्पेक्ट बी का हमने कलेक्ट कर लिया, इसी तरह से सस्पेक्ट बी का कलेक्ट किया। सस्पेक्ट बी में भी एक पेरेंटियल रहेगा और दूसरा नॉन पेरेंटियल रहेगा, सेम टू सेम कर लेते हैं भाई। ठीक, वीडियो तो क्लियर है ना? हाँ भाई क्लियर है, क्लियर है। चलो क्लियर, एक नंबर। इस तरह से भी दो ठोक कलेक्ट कर लेते हैं इधर साइड से भी। तो अपने को इधर कितना 1 2 3 4 मिला देखने को, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना 1 2 3 ही मिला। ठीक, क्रोमोसोम 7 में, इसे क्रोमोसोम 7 मान लो। इसके बाद हमने फिर से कलेक्ट किया, दोनों साइड सेम टू सेम क्रोमोसोम कलेक्ट करना है। क्रोमोसोम 7 इधर से कलेक्ट कर रहे हैं तो बी सस्पेक्ट के लिए भी, बी इंडिविजुअल के लिए भी क्रोमोसोम 7 ही कलेक्ट करेंगे। इधर क्रोमोसोम 9 तो क्रोमोसोम 9 इधर भी कलेक्ट करेंगे। मान लेता हूं इसमें 1 2 3, ठीक है 5 मिल गए, और इसमें 1 2 3, ठीक है 4 ही मिले। इस तरह से हुआ। अब नाउ या आखिरी इंडिविजुअल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर 1 2 और इसको इस तरह से, ये आ जाएगा अपना क्रोमोसोम 11। इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये इसमें ध्यान रखना कि किसमें कितना लिया है हमने। इसके लिए कितना लिया है? क्रोमोसोम 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिया है, और इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 लिया है, 7 लिया है। ठीक है, चलो तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो। पहला वाला मैं ज्यादा ही ले लिया था ना, इसीलिए ऐसा हो गया। अब सेकेंडली केस में जो अपने पास सस्पेक्ट का क्राइम सीन से जो चीज अपने को मिला था, हेयर मिला था, नेल मिला था, स्किन मिला था, या फिर ब्लड मिला था, जो मिला था भाई मेरे को उसी से मतलब, मैं उससे डीएनए को मेरे को आइसोलेट करना है और फर्दर उस डीएनए के सीक्वेंसिंग को मैच करना है। ये दो ठोक मेरे पास सीक्वेंसेस मिले। अब मैं इसको क्या करूं यार, थोड़ा सा मेरे को जगह की जरूरत पड़ेगी। किधर साइड का रब कर दूं? चलो इधर साइड का रब कर दूं, क्या रब कर देता हूं, इधर ज्यादा जगह है। ठीक है, इधर साइड लिख देते हैं इसे क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम CR कौन सा लिए है 9 और CR 11। ठीक है, इस तरह से। अब ये मेरे पास ये A हो गया, B और ये C मान लो, जो कि मुझे क्राइम सीन से ऑब्टेन हुआ है। अब इन सारे पैटर्न्स को मेरे को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा यार वो यूज करना पड़ेगा, एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, डीएनए ऑफ इंडिविजुअल ए एंड बी। तो उसके लिए एक काम करो, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नया ही बना लेते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा लेगा घेरेगा। हो गया, तो इसको कहीं लिख दें क्या, कितना हमने ऑब्टेन किया। ए के लिए ऑब्टेन किया 8 7, CR कौन से लिए 7 के लिए, फिर CR 9 के लिए हमने ऑब्टेन किया 1 2 3 1 2 3 4, 3 और 4। नाउ CR 11 के लिए 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ। इसी तरह से इसके लिए भी, क्योंकि मैं रब करूंगा तो यार तो मेरे को दिखेगा नहीं, फिर वापस मेरे को जरूरत पड़ेगा। नाउ B के लिए क्या किया मैंने, सेम टू सेम पहले के लिए 1 2 3 4 4 एंड 3, उसी तरह से 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 4। नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3 2, ये 3 ठोक ले लिया। अब रब कर देते हैं, सारी की सारी डिटेल्स तो हो गई। चलो 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 चलो, जाग जाओ जाग जाओ। ठीक है, सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को सस्पेक्ट से मैच कराते हैं। ये मेरे को ऑब्टेन हुआ था क्राइम सीन C से, और इसी तरह का मेरे को कुछ ऑब्टेन हुआ पूरे के पूरे दोनों इंडिविजुअल्स के केस के लिए, जो मेरे को 2 केसेस मिले। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, 10 तक जाएगा मैक्सिमम, तो 10 तक लिख लेते हो। वैसे 11 12 13 14 थोड़ा बड़ा बनाओगे तो उसके भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना, आपको मैं सिखा दूंगा, एग्जाम में आया ना तो वापिस आप सेम टू सेम इसी तरह से यूज कर सकते हो। नाउ मेरे को ऑब्टेन हुआ था पहले CR 7 के लिए, CR 7 के लिए मुझे ऑब्टेन हुआ था
जो मेरे पास सस्पेक्ट क्राइम सीन से मिला था उसके केस के हिसाब से मुझे CR7 के लिए दो चीजें ऑब्टेन हुई थी। ठीक है, इन दोनों में से किसको कत्ल वाला बनाएं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो चलो उससे पहले इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, फिर लिखेंगे। 2 मिनट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। 1 के लिए थोड़ा सा और जगह लगेगा यार, रुको यार, 2 मिनट। इसको थोड़ा सा गलती ना हो, क्योंकि मैं कॉपी में कर नहीं रहा हूं तो शायद तक गलती ना हो जाए, इसीलिए ये 10 के लिए ये आप मत बनाना, ये एज अ लाइन क्रिएट कर लेना, समझ लेना कि कॉपी में बना रहा हूं तो एज अ लाइन रहेगी। अब जस्ट इसके लिए भी CR7 के लिए मुझे मान लो इस तरह से कुछ सस्पेक्ट क्रिएट देखने को मिला। ब्लू शो करते हैं थोड़ा सा, कितना देखने को मिला। CR7 के लिए क्राइम सीन से मुझे देखने को मिला शायद 8 इस तरह का एक सीक्वेंस मिला 7 की CR7 के लिए। इससे पहले इसमें बना लेते हैं, बना ले क्या, इसको बना लेते हैं, क्योंकि अभी मैं किसी को कत्ल वाला आपके लिए नहीं बनाना चाहता हूं। तो फाइनली इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे को 1 है, किसी में क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद जस्ट इंडिविजुअल्स के लिए 2 है क्या किसी में, ये ध्यान दो, 2 है, हाँ है। ठीक है, तो किसके लिए है, CR, इसके बाद 7 हो गया, 9 हो गया, CR11। ठीक, चलो इस तरह से करेक्टेड इंफॉर्मेशन को हमें सीक्वेंस वाइज जमा लेना है। अब मुझे पहले वाले में ऑब्टेन हुआ 1 2 3 4 5। CR7 के लिए उस आदमी के पास कितने हैं, 8 है, मान लेते हैं 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, मान लेता हूं मैं पहले वाले को ही एज अ क्राइम घोषित कर देता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, एग्जाम में तो मुझे मालूम नहीं है भाई कौन सा क्राइम है, फिर भी मैं एज एज्यूम कर लेता हूं अपनी तरफ से। एज्यूम क्या करना है, ठीक है, इसमें से अपने को एक को क्राइम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट तो जनरली कर नहीं रहे हैं असली का, हम तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल एक एनालाइज सिर्फ कर रहे हैं। तो एनालाइजिंग स्टडी के लिए हम एक को 8 के लिए बना देते हैं। 8 कितना हो गया, 8, और इसी के जस्ट नीचे 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, मैंने क्रिएट कर लिया। नाउ नेक्स्ट मेरे पास इससे लोएस्ट लेवल का कोई है क्या, इससे लोएस्ट लेवल का मेरे पास कोई है क्या, बेबे है ना। इसके बाद इसके लिए 3 है, इसके बाद 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया। नाउ इसके लिए 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 1 2, और इसके बाद 3 के लिए 2 क्रिएट करना पड़ेगा। चलो यार 3 को 2 है, तो एक काम करो यार, 2 तो क्रिएट करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसको 4 बना देते हैं। 4 भी 2 हो जाएगा, तो एक काम करो 5 बना दो, 5 बना दो भाई, कुछ भी करो, ठीक है। चलो 2 3 2 5 क्रिएट हो गया। थोड़ा टाइमिंग ले रहा है क्या, बहुत ज्यादा टाइमिंग ले रहा है क्या, चलो यार थोड़ा समझने में फास्ट में कर देते हैं, टू ठीक। अब फाइनली यहाँ कंप्लीट। अब इसी के लिए अब सस्पेक्ट का जो है जैसा है वैसा क्रिएट कर दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैचिंग कराना है। ठीक, सस्पेक्ट ए के लिए मेरा क्या पास है, मेरे पास 8 है और 7 है, 8 है और 7 है। एक 2 3 4 5, मान लो ये 8 में, तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा, तो ये 8 है, 8 है, 7 है। नाउ इसके पास 3 और 4 है, 3 है और 4 है। ठीक, इसके बाद 2 और 5 है, 2 है और 5 है। इस तरह से कलेक्ट हो गया। अब इधर साइड भी लिख देते हैं, इसके पास कितना था, ये 8 के लिए है, ये 7 के लिए है,
6 के लिए यहाँ कुछ नहीं है, 5 के लिए है ये, इसके बाद ये कितने के लिए है, 5 के बाद ये 4 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 2 के लिए है और 1 के लिए कुछ है ये नहीं है। इस तरह से इधर भी क्लासीफाई कर दिए, तो क्लासीफाई करने से मुझे क्या हो जाएगा, जिसका एकदम सेम टू सेम मिलेगा उसी दोनों को मैं सस्पेक्ट बना दूंगा। तो एकदम से ये मेरे पास ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गया। हाँ, इससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है ठीक है। क्या गया है, क्या है ये इसमें आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे मैं CR7, आप पूरा का पूरा क्रोमोसोम 7 लिखना, ठीक है ना। मैं तो थोड़ा सा लिख दिया हूँ, जगह मेरे पास कम है, तो इसको मेरे को आइडेंटिफाई करने पड़ेगा CR7 दो ठोक कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं लिखा CR9, CR यहाँ 9 लिख दिया, CR9, ठीक है, क्रोमोसोम 9। तो अब क्रोमोसोम 9 मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन 200 है, तीसरा और चौथा। तो तीसरे कौन सा है, ये तीसरा और एक चौथा, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बाद CR आप पूरा लिखना ना, CR यानी नहीं होता क्रोमोसोम, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक। CR का 11 का कौन कौन सा आ जाएगा, 2 और 5, तो ये आ जाएगा आपका, एक तो 2 और दूसरा क्या आ जाएगा 5। इस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई कर दिए। अब इसी तरह से इसका भी क्रिएट कर लेते हैं, बेचारे दो तो क्राइम वाला नहीं था, फिर भी 3 के लिए है इसके पास, 3 के लिए गोदागादी कर दो, 2 के लिए है, 2 के लिए पास भी गोदागादी कर दो, ठीक है। 5 के लिए है, 5 के लिए भी गोदागादी कर दो। इसके बाद 4 के लिए है, 4 के लिए भी गोदागादी कर दो। 4 के लिए है, 4 के लिए एक और है, तो एक और गोदागादी कर दो इसी के ऊपर। जस्ट 3 के लिए है एक और, तो 3 के लिए भी एक गोदागादी कर दो। ये हो गया। अब यहां भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं। चलो हो गया, ठीक है। अब बहुत टाइम लग रहा है, यहीं तक सही है। अब इन दोनों में से मैच करके देखो किसका एकदम से सेम टू सेम मैच कर गया, सेम टू सेम मैच कर गया, सेम टू सेम मैच कर गया। इन दोनों का मैच कर गया भाई, ये दोनों मैच कर गए, MATCH मैच कर गए, ठीक है। इसमें ये क्या जो हमने डुंडू क्रिएट किए, ये है क्या भाई, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। क्या है, नंबर ऑफ शॉर्ट्स TENDUM टेंडम रिपीट। नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स क्या है, VNTR, या फिर सिंपल बोल सकते हो नंबर ऑफ VNTR। ये मैं बोल रहा था ना, VNTR की मदद से हम पता करते हैं, तो ये हो जाएगा VNTR। और इससे अब मुझे ये मालूम चल गया भाई कि ये और ये मैच कर गए, तो यही दोनों हैं, यही गया था वहां चोरी करने, और जिसने उसका और उसके साथ ये कर दिया, वो कर दिया, भाई जाए भाड़ में, ठीक है। ठीक है, अपने पास मिल गया, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को चाहिए था, जो क्या किए हैं ये अपने को मिल गया। A और C यहाँ पास क्राइमिनल है, पता चल गया। ये हो गया पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। चलो कंप्लीट है। अब यूजेस समझ लेते हैं, यूजेस क्या होते हैं। देखो, VNTR का हम इस्तेमाल करते हैं क्राइम सीक्वेंसेस को समझने के लिए, कि आखिरकार किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से या फिर किसने वहां जाके इसका मर्डर किया होगा, जिससे मैच कर दिया। तो अगर 5 आदमी हैं तो 5 का मैं कलेक्ट करूंगा, और उसके रिस्पेक्ट में मैं ये पता कर लूंगा कि भाई हाँ ये वहां गया था, ठीक है। इससे मुझे ये तो कंफर्म हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है कि ये लड़का, अच्छा ये लड़का इसका बाप है, अरे ये इसका बाप ये लड़का है कि नहीं, या फिर इस लड़के का बाप ये है कि नहीं, इस लड़की की बेटी ये है कि नहीं। मतलब इससे पता चल जाता है कि कोई बच्चा, या फिर मैं जिसके मेरे पापा जो हैं, ठीक है, उन मेरे पापा का मैं और मेरे पापा का DNA का सीक्वेंस से मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ यही मेरे पापा हैं, ठीक। आप अपने पेरेंट के साथ यही कर सकते हो, अब पता कर सकते हो कि हाँ वही उनके आपके पेरेंट है कि नहीं। भाई ये सब ऐसा करना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये सारे एग्जांपल्स बता रहा हूं कि आप डिफरेंट रिलेटिव्स को भी पता कर सकते हो, आप उनके बायोलॉजिकल फादर्स को भी पता कर सकते हो इस मेथड से, DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड से। तो ये हो जाएगा कुछ इसके एप्लीकेशंस। तो आई थिंक सो ये टॉपिक को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम इस
चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एकदम से कवाड़ से दिख रहा है, फिर भी अच्छा दिख रहा है। चलो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।